नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ रहे हैं। इसके तहत हमने 17 क्लासेस कर ली हैं। इसमें हमने राष्ट्रीय महत्व के जो घटनाक्रम के राष्ट्रीय महत्व के जो 1 साल की घटना है उसको भी अच्छे से पढ़ लिया और 2 क्लासेस अंतर्राष्ट्रीय वाले भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं भारत के 43वां जो विश्व धरोहर स्थल है उससे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर कोई साथी पुराना वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है आई दृष्टि करंट अफेयर के नाम से, जिसमें 17 वीडियो डाले जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल के बारे में। उसके बाद हम इसको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे मोनाको एवं वेनेजुएला एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुए हैं। ग्लोबल लिविबिलिटी सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के बारे में। आईएमडी का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर इतना करने के बाद टाइम रहता है तो हम सतत विकास रिपोर्ट को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। जो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, किसको घोषित किया गया उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक कहाँ पे हुई है। देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई। भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई है, प्रगति मैदान में। यह प्रथम अवसर है जब भारत ने विश्व धरोहर समिति की वार्षिक बैठक की मेजबानी की है। तो प्रथम बार भारत में विश्व धरोहर समिति की वार्षिक बैठक की मेजबानी की है। भारत में विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र के आयोजन के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो था वो नोडल एजेंसी था इसका। 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकास भी विरासत भी विषय पर प्रकाश डाला, ठीक है। तो इसका थीम क्या है? विकास भी विरासत भी, विकास भी विरासत भी इसका थीम है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा की है। तो $1 मिलियन की अनुदान की घोषणा भी किया है यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस योगदान से विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों को लाभ प्राप्त होगा। दक्षिण के देशों को इस पैसे से लाभ प्राप्त होगा, जो मतलब विकासशील देश हैं वहाँ पर विश्व धरोहर के रखरखाव के लिए इससे लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र के उद्घाटन समारोह में यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले भी भाग लिया। ऑड्रे अजोले ने भी इस सत्र में भाग लिया है, ठीक है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 तथा विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों के फोरम का आयोजन भी शामिल है। तो इसमें युवा पेशेवर फोरम और प्रबंधकों के फोरम को भी इसमें बैठक इनका भी हुआ है। युवा पेशेवर के लिए विश्व धरोहर प्रबंधन में एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो मतलब एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी उन्होंने प्रारंभ किया है। 24 नए स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इस जो 46वां सत्र है, 46वें सत्र में जो दिल्ली में हुआ है, 24 नए स्थलों को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 24 नए सत्रों में जो 23 नए स्थल आए हुए हैं उसमें 19 सांस्कृतिक स्थल हैं, 4 स्थल आपके प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। तो 19 सांस्कृतिक स्थल हैं, 4 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है। इसमें विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम भारत के स्थित मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो मोइदम्स जो अहोम राजवंश की दफन करने की प्रणाली है उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, जो कि असम में स्थित है। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल होगा। तो भारत का यह 43वां विश्व धरोहर स्थल होगा। असम का तीसरा स्थल है, मतलब असम में तीसरा है। इससे पूर्व कौन कौन से थे? काजीरंगा भी है और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी इससे पहले है। तो मोइदम से पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल है इसमें। उपयुक्त दोनों स्थलों को प्राकृतिक श्रेणी
के अंतर्गत 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो जो काजीरंगा और मानस है उसको 1985 में प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया था। लेकिन मोइदम्स जो है, जो मोइदम्स अहो वंश की दफनाने की प्रणाली है, मोइदम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। तो मोइदम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। स्पष्ट है कि मोइदम्स विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला असम का पहला सांस्कृतिक स्थल है। तो ये असम का पहला सांस्कृतिक स्थल हो गया, क्योंकि जो 2 और स्थल हैं वो प्राकृतिक रूप से हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। विश्व धरोहर अभिसमय, अब ये समझौता कब हुआ था? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन कब हुआ था? तो विश्व धरोहर अभिसमय को औपचारिक रूप से वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित अभिसमय कहा जाता है। इस अभिसमय को यूनेस्को द्वारा आम सम्मेलन 16 नवंबर 1972 को अंगीकृत किया गया था। तो जो ये अभिसमय है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, उसको 1972 में अंगीकृत किया गया था यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा 1972 में अंगीकृत किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह अभिसमय प्रथम 20 पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थन के लिए किए जाने के पश्चात 1975 में लागू किया गया। तो 1972 में अंगीकृत, 1975 में इसको लागू कर दिया गया। पक्षकार देशों की कुल संख्या कितनी है इसमें? तो इसमें कुल संख्या पक्षकार देशों की 196 हो गई है। भारत भी विश्व धरोहर अभिसमय का एक पक्षकार है। भारत भी एक पक्षकार, और भारत 1977 में इस अभिसमय को अनुसमर्थन किया था। तो मतलब 1972 में अभिसमय बना, 1975 में लागू हुआ, लेकिन भारत इसमें शामिल हुआ 1977 में। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में अंगीकृत हुआ, लागू 1975 में हुआ, भारत शामिल हुआ 1977 में। आगे बढ़ते हैं। इसका लोगो क्या है? जो 46वां सत्र हुआ विश्व धरोहर समिति का, इसका लोगो क्या है? तो लोगो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का लोगो कर्नाटका स्थित हम्पी के स्मारकों का समूह से प्रेरित है, जो विश्व धरोहर स्थल में है। तो हम्पी के जो स्मारक के समूह है, वो लोगो है 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक का। इस लोगो में हम्पी स्थित विजय विठल मंदिर के सामने स्थित पत्थर के रथ को प्रदर्शित किया गया है, जो एक प्रतिष्ठित स्मारक है। इस लोगो की टैगलाइन है सह नौ यशः, सह नौ यशः, सह नौ यशः इसका टैगलाइन है। टैगलाइन इसकी क्या है? सह नौ यशः। यह टैगलाइन संस्कृत में है, जिसका हिंदी अर्थ है हमारा गौरव बढ़े, मे आवर ग्लोरी ग्लो, मे आवर ग्लोरी ग्लो, हमारा गौरव बढ़े। ठीक है, तो इसका संस्कृत जो है, हाँ, हिंदी इसका है हमारा गौरव बढ़े, और इंग्लिश में मे आवर ग्लोरी ग्लो। उल्लेखनीय है कि यह टैगलाइन प्राचीन संस्कृत ग्रंथ तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ तैत्तिरीय उपनिषद से इसको लिया गया, तैत्तिरीय उपनिषद से इसको लिया गया। तो इसके तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है किसको? सह नौ यशः, हमारा गौरव बढ़े। कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अब मोइदम्स जो शामिल किया गया है, जो मोइदम्स अहोम वंश के दफन करने की प्रणाली है 43वें विश्व धरोहर स्थल के बारे में। तो अब मोइदम्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये मोइदम्स एक्चुअली है क्या, और ये कब कैसे क्या शुरू हुआ है इसमें। तो मोइदम्स असम के चराईदेव जिले में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? मोइदम्स असम के चराईदेव जिले में स्थित है। पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलछटी में स्थित मोइदम्स वास्तव में टीलों की संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था है। तो टीलों की संरचना में दफनाने की एक व्यवस्था है। ताई अहोम राजवंश द्वारा स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा? ताई अहोम राजवंश द्वारा स्थापित, ताई अहोम राजवंश द्वारा इसको स्थापित किया गया। तो किस वंश द्वारा? ताई अहोम राजवंश द्वारा। 13वीं शताब्दी, ताई अहोम राहों लोग 13वीं शताब्दी में राजकुमार स्यूखाफा के नेतृत्व में चीन से वर्तमान असम में जाकर बस गए थे। तो राजकुमार स्यूखाफा के नेतृत्व में 13वीं सदी में असम में बस गए थे। 13वीं शताब्दी सी में से लेकर 19वीं शताब्दी सी तक 600 वर्षों की अवधि के दौरान ताई अहोम लोगों ने चराईदेव में मोइदम्स, या दूसरे शब्दों में आत्मा के लिए घर का निर्माण किया। तो आत्मा के लिए घर, मोइदम्स को क्या कहते हैं? आत्मा के लिए घर, यहाँ पे दफनाए जाते थे लोग। ठीक है, ताई अहोम लोगों ने अपने राजाओं को दिव्य मानते हुए उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें शाही रूप से दफनाने के लिए मोइदम्स का निर्माण करके एक विशिष्ट अंत्येष्टि परंपरा को विकास किया। तो मतलब जो राजा मर जाता था उसको दिव्य मानते हुए यहाँ पे दफनाया जाता था। इन गुंबदाकार टीलों का निर्माण प्रारंभ में लकड़ी और बाद में पत्थर और पकी हुई ईंटों से होने लगा। इससे संबंधित विवरण अहोम के पारंपरिक प्रमाणिक साहित्य चांगरुंग फुकन में दर्ज है। तो जो असम की पुस्तक है, अहोम की पारंपरिक प्रमाणिक पुस्तक चांगरुंग फुकन,
चांगरुंग फुकन, उसमें इसका वर्णन किया गया है। चांगरुंग फुकन, जो चांगरुंग फुकन है आसम की पारंपरिक पुस्तक, उसमें इसका वर्णन किया गया है। चराई उद्योग के मोइदम्स की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फैरो के पिरामिडों से की जा रही है, की जा सकती है। तो फैरो के पिरामिड और शाही मकबरों से चाइना के इसको मोइदम्स को किया जा सकता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सी 6 देश। तो सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल किस देश में है? तो सर्वाधिक इटली में है 60, उसके बाद चाइना में है 59। भारत में कितने हैं? 6वें नंबर पर भारत कितने हैं? 43 स्थान है। तो पहले नंबर पर इटली है, दूसरे चीन है, तीसरे में जर्मनी है। 60, 59, 54, भारत 43 पे है, 6वें नंबर पे। विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के संदर्भ में भारत विश्व में 6वें नंबर पर है। पिछले एक दशक के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 13 स्थलों को शामिल किया गया है। तो 10 साल में, जो पिछला 10 साल है उसमें भारत के 13 स्थलों को शामिल किया गया है। तो पिछले 10 साल में भारत के 13 स्थलों में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर, अब जो विश्व धरोहर सूची में आपके 4300 स्थल हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगरा का किला कब शामिल हुआ? देखिए आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, आगरा में है, तो 1983 में शामिल हुआ। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में शामिल हुई। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में शामिल। ताजमहल उत्तर प्रदेश में 1983 में शामिल। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह तमिलनाडु में 1984 में शामिल। सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में 1984 में शामिल। गोवा के चर्च एवं कन्वेंट गोवा में 1986 में शामिल। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश का 1986 में शामिल। हम्पी स्मारकों का समूह कर्नाटक 1986 में शामिल। खजुराहो का स्मारक मध्य प्रदेश 1986 में शामिल। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में 1987 में शामिल। महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु 1987 2004 में शामिल। और पट्टदकल के स्मारकों का समूह कर्नाटक 1987 में शामिल। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989 में शामिल। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में शामिल। कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में 1993 में शामिल। भारत के पर्वतीय रेलवे, 3 पर्वतीय रेलवे भारत में है। दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो इसको 1999, 2005 और 2008 में शामिल किया गया है क्रमशः, ठीक है। तो दार्जिलिंग वाले को 1999, नीलगिरी वाले को 2005 और शिमला वाले को 2008 में शामिल किया गया। बोध गया में महाबोधि मंदिर बिहार 2002 में। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स को मध्य प्रदेश को 2003 में। चंपानेर पावागढ़ के पुरातात्विक पार्क को 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस को 2004 में। आगे बढ़ते हैं। लाल किला परिसर को 2007 में। देखिए जो जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार वाला हमने लगाया हुआ है, उसको आप ज़्यादा बार बार पढ़ेंगे। हम सब बता रहे हैं लेकिन आप स्टार वालों को ही पढ़ेंगे। लाल किला परिसर दिल्ली में 2007 में। जंतर मंतर जयपुर का 2010 में। राजस्थान के पहाड़ी किले जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर और गागरोन 2013 में। रानी की वाव, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25वें नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25वें नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रानी की वाव, रानी की बावड़ी पाटन में गुजरात 2014 में शामिल। उसके बाद नालंदा बिहार, नालंदा महाबिहार का पुरातात्विक स्थल बिहार 2016 में शामिल। ली कार्बूजियर का वास्तुकला कार्य आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान चंडीगढ़ 2016 में शामिल। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017 में शामिल। मुंबई के विक्टोरिया गोथिक एवं आर्ट डेको एसेंबल्स महाराष्ट्र 2018 में शामिल। जयपुर शहर राजस्थान 2019 में शामिल। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन शहर गुजरात का 2021 में शामिल। काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना का 2021 में शामिल। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का 2023 में शामिल। होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक का 2023 में शामिल। और 43वां स्थल आपका मोइदम्स अहम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली असम में 2024 में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में 1985 में। केवला देवा, आप पूछ सकता है कौन सा स्थल शामिल नहीं है, कौन सा नेशनल पार्क शामिल है प्राकृतिक स्थल में? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का 1985 में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम का 1985 में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का 1987 में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का 1988 और 2005 में। पश्चिम बंगाल पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2012 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क संरक्षण हिमाचल प्रदेश का 2014 में शामिल है। और एकमात्र मिश्रित स्थल है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का 2016 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसको याद करना है, कंचनजंगा को याद करना है क्योंकि एकमात्र मिश्रित स्थल है, ठीक है। बाकी का सब प्राकृतिक और सांस्कृतिक है। तो इसको 2016 में शामिल किया गया था कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। आगे बढ़ते हैं। नौरू विश्व धरोहर समिति अभिसमय का 196वां पक्षकार बना। जो नौरू है, नौरू नाम का देश है, 196वां पक्षकार बना है विश्व धरोहर समिति के अभिसमय का, जो 1972 में लागू हुआ। नौरू गणराज्य वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण संबंधित अभिसमय के अनुसमर्थन के दस्तावेज को यूनेस्को के महानिदेशक
आंड्रो अजोले के समकक्ष आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया। इस प्रकार वो विश्व धरोहर समिति का 196वां सदस्य बना, सर्वाधिक अनुसंरक्षित अनुसंधानों में से एक बन गया है। परियोजना, परियोजना क्या है? तो प्रोजेक्ट परी भारत सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल का कार्यान्वयन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा किया जा रहा है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। तो 46वें सत्र के दौरान केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को शुरू किया गया। उद्देश्य आधुनिक तकनीकी एवं विषयों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक धरोहर से प्रेरणा लेने वाली लोक कला को सामने लाना। इस परियोजना के तहत एक ही मंच पर विभिन्न कला रूपों को प्रदर्शित किया जाएगा। एक ही मंच पर विभिन्न कला रूपों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें शामिल है, देखो, फण चित्रकला। फण चित्रकला कहाँ की है? राजस्थान की। थांगटा पेंटिंग सिक्किम लद्दाख की। मिनिएचर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की। गोंड आर्ट मध्य प्रदेश की। तंजौर पेंटिंग आपकी तमिलनाडु की। कलमकारी आंध्र प्रदेश की। अल्पन कला पश्चिम बंगाल की। चेरियल चित्रकला तेलंगाना की। पिशवाई पेंटिंग राजस्थान की। लांजिया सौरा उड़ीसा की। पट्टचित्र पश्चिम बंगाल का। बानी थानी पेंटिंग राजस्थान की। बरली महाराष्ट्र की। पिथौरा आर्ट गुजरात का। एपड़ उत्तराखंड का। केरल भित्ति चित्र केरल का। अल्पन कला त्रिपुरा की शामिल है। तो मतलब ये सारे जो कलाएं हैं इसको एक ही मंच पर परियोजना के तहत प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक परिदृश्य को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। मोनाको एवं वेनेजुएला एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल। तो एफएटीएफ पूर्ण रूप से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का स्थापना कब हुई थी? तो एफएटीएफ की स्थापना 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। एफएटीएफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था है। इसके वर्तमान एफएटीएफ के कुल 40 सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल है। इस सदस्यों में 24 फरवरी वर्ष 2006 में भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ। 2006 में भारत शामिल हुआ। 25 जून 2010 को भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 34वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो पहले पर्यवेक्षक देश के रूप में 2006 में शामिल हुआ, फिर भारत पूर्णतः एफएटीएफ में 2010 में 34वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया, जिसका गठन 1989 में किया गया था भारत की राजधानी पेरिस में। 26 से 28 जून 2024 के मध्य एफएटीएफ की पूर्ण बैठक टी राजा कुमार के सिंगापुर की अध्यक्षता में हुई गई। तो टी राजा कुमार जो उसके अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में की गई एफएटीएफ के अध्यक्ष। इस बैठक के दौरान मोनाको एवं वेनेजुएला को एफएटीएफ के ग्रे सूची में शामिल किया गया। तो मोनाको और वेनेजुएला कहाँ शामिल हो गए हैं? एफएटीएफ की ग्रे सूची में। मतलब ये ब्लैक सूची में रहे, इनको ग्रे सूची में शामिल कर दिया गया है, मोनाको और वेनेजुएला को। जबकि जमैका और तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया, और जमैका और तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे सूची से भी बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो इनमें अब कोई प्रतिबंध नहीं है। जमैका और तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। 21-22 फरवरी 2024 के मध्य एफएटीएफ की पूर्ण बैठक केन्या एवं नामीबिया बैठक के दौरान केन्या और नामीबिया को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया। तो मोनाको, वेनेजुएला, केन्या, नामीबिया को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया। तो नामीबिया और केन्या को भी एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल किया गया, जबकि संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। तो देखो, जमैका, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। केन्या, नामीबिया, वेनेजुएला और मोनाको को ग्रे सूची में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि यूएई के अतिरिक्त बारबाडोस, जिब्राल्टर, युगांडा भी ग्रे सूची से हटा दिए गए। तो यूएई के अतिरिक्त बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को भी ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। एफएटीएफ की ब्लैक सूची में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल है। तो मतलब नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार ही ब्लैक सूची में, खाली 3 ही देश हैं। तो एफएटीएफ की 3 सूची में मात्र 3 देश हैं, डेमोक्रेटिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार शामिल है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कौन सा शहर रहने योग्य है। तो 27 जून 2024 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स, तो किसके द्वारा जारी किया गया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। इसमें 173 देश शामिल हैं, 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया और 30 संकेतक को आधार माना गया। तो 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया है और 30 संकेतक के आधार पर यह सूची बनाई गई है। इसमें जो 5 श्रेणियां हैं, स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति एवं पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा शामिल है। वियना को सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष
शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रही है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में। तो वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पे है। वियना ने 5 श्रेणियों में से 4 स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बुनियादी ढांचा में 100 में 100 स्कोर किया है, जबकि सांस्कृतिक एवं पर्यटन क्षेत्र में 100 में 93.5 स्कोर किए हैं वियना ने। तो खाली सांस्कृतिक और पर्यावरण को छोड़कर बाकी का स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बुनियादी ढांचा में 100 में 100 अंक प्राप्त करके वियना सबसे नंबर 1 सिटी है। कोपेनहेगन तथा ज्यूरिख क्रमशः दूसरे स्थान तीसरे स्थान पे है। तो पहले नंबर कौन है? पहले नंबर पे वियना, वियना पहले पे है। दूसरे नंबर पे क्या है? कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है, और उसका ज्यूरिख है जो कि न्यूजीलैंड का शहर है। ज्यूरिख तीसरे नंबर पे है। ठीक है। नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क सीरिया का 173वें स्थान पे है। तो जो सीरिया का राजधानी दमिश्कस है वो 173वें स्थान पे है। तो पहले नंबर पे कौन सी है? वियना है। सबसे अंतिम में कौन है? दमिश्कस ही। दूसरे नंबर पे कोपेनहेगन, तीसरे पे आपका ज्यूरिख है। स्पष्ट है कि दमिश्कस को रहने के विश्व को सबसे कम आरामदायक शहर है। ठीक है। अब इसका 5 रैंक की सूची है। तो पहले नंबर वियना, कितना पॉइंट है इसका? 98.4 पॉइंट के साथ 98.4, मतलब 93.4 तो एक ठू में है पर्यावरण वाले, बाकी का 100 में 100 है। कोपेनहेगन दूसरे नंबर पे है, ज्यूरिख तीसरे पे है, मेलबर्न चौथे पे है, कैलगरी कनाडा का 5वें पे है, और 5वें पे ही जिनेवा स्विट्जरलैंड का है। ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। और अंतिम में दमिश्कस राजधानी किसकी है? सीरिया की। आगे बढ़ते हैं। संक्रमण सूचकांक। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 120 देश शामिल हैं। 3 आयामों के आधार पर इसको निर्धारण किया जाता है। तो 120 देश शामिल हैं इसमें, और 3 आयाम के आधार पर डिसाइड किया जाता है। समानता, इसमें स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास व बहनीय पहुंच, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संरक्षण सूचकांक जारी किया गया। तो किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संरक्षण सूचकांक जारी किया गया, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसमिशन 2024 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। तो इसका रिपोर्ट किसके अंतर्गत? फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन नामक रिपोर्ट से अंकित किया गया। ये 14वां संस्करण था इसका। एक्सचेंजर, इस रिपोर्ट को एक्सचेंजर के सहयोग से प्रकाशित किया गया। एक्सचेंजर के सहयोग से इसको प्रकाशित किया गया। जबकि इस सूचकांक में स्वीडन प्रथम स्थान पे। तो ऊर्जा वाले में स्वीडन प्रथम स्थान पे, जबकि कांगो डेमोक्रेटिक गणराज्य 120वें स्थान पे है। तो पहले नंबर पर स्वीडन है, और अंतिम नंबर पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल है। पहले नंबर पर स्वीडन 78.4 पॉइंट के साथ, डेनमार्क दूसरे नंबर पर 75.2, फिनलैंड 74.5 के साथ तीसरे, स्विट्जरलैंड चौथे पे, और फ्रांस 5वें स्थान पे। तो बस आपको याद रखना स्वीडन पहले स्थान पे है, और पहले अंतिम नंबर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है 120। ETI जो आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 63वें स्थान पे। तो भारत 120 देशों में 63वें स्थान पे है, 55.3 पॉइंट के साथ, 55.3 स्कोर के साथ, 55.3 स्कोर के साथ भारत 63वें नंबर पे है ETI रिपोर्ट में। ठीक है। भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में प्रगति दर्ज की गई है। तो स्वच्छ ऊर्जा संरचना में भारत द्वारा प्रगति दर्ज की गई है। स्वच्छ ऊर्जा संरचना में भारत द्वारा प्रगति दर्ज की गई है। भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है। चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार कौन बन गया है? भारत बन गया है। भारत द्वारा ग्लासगो में वर्ष 2021 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में प्रस्तुत लंबी अवधि की निम्न कार्बन विकास रणनीति के निम्न प्रमुख लक्षण शामिल किए गए थे। तो भारत ने क्या क्या 2000 जो COP26 था उसमें क्या क्या वादा किया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कि हम पर्यावरण सुधार के लिए क्या क्या करेंगे। तो इसमें मुख्य वादे ये हैं कि वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता 45% की कटौती करना है। तो 45% तक कटौती करना है उत्सर्जन तीव्रता में 2005 की तुलना में 2030 तक। ठीक है। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना है। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों
से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित करना है। ठीक है, तो जो गैर जीवाश्म आधारित जिसे नॉन फॉसिल वाले जो 50% विद्युत ऊर्जा बनाना है, मतलब नॉन कोल से, मतलब जहाँ पे कोयले का प्रयोग ना हो, ऐसा कुछ बनाना है कि 50% बिजली वहाँ से 2030 तक बनने लगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही रखेंगे। IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो रैंकिंग है वहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज क्लास में हम यहाँ तक ही रखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव दें। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आता है या कोई परीक्षा के रिगार्डिंग सर्वप्रथम वहीं प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई साथी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।